Hi everyone, I'm Sabah Rizvi this side, and today I'm there with you with this chapter, Why Democracy and What is Democracy. I have done the first part of it, and the rest of the chapter was left. And as we all know that exams are coming up, so I thought to complete this chapter. हमने इससे पहले पाकिस्तान का किया हुआ था, जनरल परवेज मुशर्रफ का हमने पढ़ा हुआ था कि उस टाइम क्या हालात थे और किस तरीके से उन्हें कब्जा किया और किस तरह से हम कह सकते हैं कि उनके वक्त पर डेमोक्रेसी नहीं थी। और जो क्योंकि पहला फीचर जो हमने उससे सीखा था पाकिस्तान की केस स्टडी से, वो ये सीखा था कि डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि जिसे हम जिताते हैं उसी को पास ये बात का पावर होता है कि वो हमारे लिए फैसला ले सके। ठीक है, तो अब दूसरा केस जो हम पढ़ेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन की बात पढ़ेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें ये देखना है कि चाइना का केस स्टडी हम पढ़ रहे हैं। चाइना में इलेक्शंस हर 5 साल बाद हुआ करते थे। ठीक है, और जो कंट्री की पार्लियामेंट थी जिसको उनकी चाइनीज लैंग्वेज में कुनानगो रेनमिन दाइबो कहते हैं, और अगर ये देखा जाए तो ये इसको इंग्लिश में नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। तो ये वहां की पार्लियामेंट थी जिसके मेंबर्स को लगभग 3000 मेंबर्स थे, जो हमेशा हर साल पूरे चाइना से इलेक्ट किए जाते थे। इलेक्शन होता था बाकायदा, लेकिन इसमें जो भी हम लेते थे, जो भी मेंबर्स उसमें हुआ करते थे, वो बेसिकली क्या थे, वो सारे जो थे हमारे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के या फिर मेंबर हुआ करते थे, यानी इसकी या फिर इसी के डायरेक्ट मेंबर हुआ करते थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, या अगर कोई और भी होता था तो उसमें उनको इनकी परमिशन लेके ही इलेक्शन लड़ना होता था। तो एक तरीके से कहा जाए कि वो जाहिर सी बात है, चाहे उनके अलाइड हो, अलाइड का मतलब क्या होता है, उनको मानने वाले हों, चाहे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के डायरेक्ट मेंबर्स हो। कहने का मतलब ये है कि कुल मिला जुला के इसमें जो भी लोग खड़े हुआ करते थे इलेक्शन में, वो बेसिकली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ही जुड़े हुए होते थे। तो अब जो सवाल आता है कि क्या चाइना में फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन था, क्या फ्री तरीके से वहां पे इलेक्शन होते थे? नहीं, हम फ्री एंड फेयर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमारे पास चॉइस ही क्या थी, हमें या फिर इधर हमें अपने को इनको जिताना था, चाइनीज कम्युनिस्ट जो पार्टी थी उसकी पार्टी के मेंबर्स को जिताना था, या फिर अगर अलग से खड़ा भी होना चाहता था तो उसे भी इस पार्टी की इजाजत लेनी पड़ती थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि चाइना में डेमोक्रेसी थी। अब यहाँ पे मैक्सिको का आया है कि मैक्सिको में क्या हुआ करता था। तो मैक्सिको में भी कुछ नहीं था, 6 साल के बाद इलेक्शन हुआ करते थे। यहाँ पे भी जो पार्टी होती थी उस पार्टी का नाम था PRI मतलब इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। यही पार्टी जो थी ज्यादातर इलेक्शन जीता करती थी। ऑपोजिशन पार्टी को इलेक्शन कंटेस्ट करने की परमिशन नहीं थी, और अगर कभी करती भी थी तो वो जीत नहीं पाती थी। और ये PRI क्यों ऐसा होता था? क्योंकि जो ये PRI थी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ मैक्सिको जो थी, ये इट यूज टू मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। बहुत गंदा तरीका से ये इलेक्शन लड़ने की कोशिश करती थी। ठीक है, और क्या करते थे ये लोग, किस तरीके से डर्टी ट्रिक्स क्या इस्तेमाल करते थे? अब ये होता था जितने भी गवर्नमेंट में, जितने भी यहाँ पे जितने ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड दिस पार्टी मीटिंग्स। जितने भी सरकारी लोग थे, जो भी सरकारी दफ्तरों में काम किया करते थे, उन्हें जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टी की जो भी मीटिंग हुआ करती थी उसमें उनको जाना पड़ता था, अटेंड करना पड़ता था। यहाँ तक कि सरकारी स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स हुआ करती थी, वो उन्हें मजबूर किया जाता था कि वो अपने आप बच्चों को या अपने पेरेंट्स को फोर्स करें कि वो PRI के लिए ही वोट डालें। मीडिया को पूरी तरीके से अपोज कर दिया गया था। वो सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं कर सकती थी कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से कोई सपोर्ट नहीं करती थी। मीडिया अगर बहुत ज्यादा मीडिया कोई रोल प्ले करती थी, वो ये करती थी कि वो जो ये PRI पार्टी थी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, उसके अलावा दूसरी जो कोई भी पार्टी हुआ करती थी उसकी खाली वो बुराई किया करती थी, ताकि वो किसी भी तरीके से इलेक्शन ना जीत पाए। उसके अलावा तुम्हारी बुक में लिखा है कि कभी कभी पोलिंग बूथ्स को भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते थे आखिरी मौके पे, है ना, जो कि पीपल वोट ही नहीं डाल पाते थे। हम वोट देने जा रहे हैं, हमारा सेंटर यहाँ पे, हम पहुंचे तो पता चला वहां से हट गया, अब हम क्या करेंगे, वोट ही नहीं डाल पाएंगे। और ऐसी जगह सेंटर बना दिया जाता था जहां से PRI के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हुआ करते थे। PRI ने क्या किया, बहुत अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड किया अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए। तो अब ये जो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट पैरा में, शुड वी कंसीडर इलेक्शन डिस्क्राइब अबव एग्जांपल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स? नो। अब हमें समझ में आ गया कि हम नहीं कर सकते। वी गॉट अ सेंस दैट ये ऐसा हो ही नहीं सकता। चाइना में इलेक्शंस किसके पास, जो चाइना में जो इलेक्शंस हुए थे तो वो कोई हमारे पास सीरियस चॉइस ही नहीं होती थी। सीरियस चॉइस का मतलब एक ही को जिताना है बस। अरे डेमोक्रेसी में तो हमारे पास ऑप्शन होता है ना, तुम्हें नहीं तो तुम्हें सही, तुम्हें नहीं, जो अच्छा करेगा, जिसका हमारा दिल करेगा हम उसे चूज करेंगे। जब हमें राइट टू चूज ही नहीं रहेगा तो फिर डेमोक्रेसी कैसी, है ना।
तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि चाइना में थी। मैक्सिकन में भी सेम चीज थी, हम इलेक्शन भी लड़ भी सकते थे, उसके बाद भी क्या होता था, किसी भी तरीके से जो रूलिंग पार्टी थी उसको हम डिफीट ही नहीं कर पाते थे, इतना गलत तरीका अपनाती थी वो, है ना। तो ये यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते थे, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होता है। तो जो मैक्सिको चाइना का जो केस हमने पढ़ा, उससे हमें ये समझ में आया कि डेमोक्रेसी जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो सोल्यूशन, सही सोल्यूशन जो मतलब जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वो नहीं दे पा रही थी। हम जिसको चुन रहे थे वो वहां पे एक इलेक्शन नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी हमारे पास। तो जो दूसरा फीचर निकल के आता है, डेमोक्रेसी must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। क्या मतलब हुआ कि अगर जिसको हम जिता रहे हैं, जो करंटली इन पावर है, उसको हार भी सकती है। ये थोड़ी ना कि अगर हमने किसी पार्टी को जिता दिया, सपोज फॉर एग्जांपल आज के दौर में हमने किसी पार्टी को जिता दिया तो कभी हार ही नहीं सकती। तो क्या चॉइस हुई, मतलब एक बार अगर हमने गलती कर दी किसी को जिता के, तो क्या हम अपनी गलतियों को सुधार नहीं सकते? डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, डेमोक्रेसी में हमें अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। इसलिए जो जीतता है, जो पावर में आता है, दैट पर्टिकुलर पार्टी ऑल्सो हैज अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, वो हार भी सकती है। ठीक है, ओके। उसके बाद जो इसमें है 1 पर्सन 1 वोट है, और जल्दी से कर लेते हैं, मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहती कि आप लोग बोर हो जाए। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि वोट जो होता है हर इंसान को, 2015 में सऊदी अरेबिया में राइट टू वोट नहीं था। एस्टोनिया में भी एस्टोनिया में भी क्या है कि ऐसा है कि जो रशियन माइनॉरिटी वाले हैं उन्हें बड़ी मुश्किल होती है वो करने के लिए, वोट देने में बड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं, वो वोट नहीं दे पाते हैं। वैसे फिजी में भी है कि वो वोट वगैरह नहीं दे पाते हैं। तो अब क्या है कि डेमोक्रेसी में तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि सबको बराबर पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ, देखो ये लाइन देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, देखो क्या, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब, पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब कि सबके पास राइट टू वोट है, हम पॉलिटिक्स में इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और इसको हम थर्ड फीचर कहते हैं कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट हैज 1 वैल्यू। जैसे कि फिजी के केस में तुमने पढ़ा कि फिजी में क्या होता था, जो इंडिजियस फिजी थे, मतलब जो वहीं के रहने वाले फिजी थे, उनकी ज्यादा वैल्यू थी वोट की, और जो इंडियन फिजी थे, इंडिया से जाके जो फिजी जैसी फिजी एक जगह का नाम है, वहां जाके बस जाते थे तो उन्हें कम मिलता, उनकी वोट की वैल्यू कम थी। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारे हर एक वोट की बराबर कीमत है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। ठीक है, अब ये रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।